ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજ નામ, ગુણ તારા નિત ગાઈએ થાય અમારા કામ। આ વર્ષો પહેલા સ્કૂલમાં આપણે પ્રાર્થના ગાતા હતા, એ હજુ પણ યાદ છે ને? જી હા, ભારતીય કથાઓ, વાર્તાઓ અને ઐતિહાસિક પ્રસંગોને લયબદ્ધ રીતે કાવ્ય શૈલીમાં ગાયન દ્વારા વર્ષો સુધી આ રીતે જાળવવામાં આવ્યા છે, જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે રામાયણ અને મહાભારત મહાકાવ્ય। હવે જો આ જ શૈલીમાં આઈપીસીની કલમો અને કાયદાઓને યાદ રાખવામાં અને સમજવામાં આવે તો કેવું? ચાલો મળીએ આ આઈપીસીની કલમોને છંદ અને દોહા સ્વરૂપે રચનાર प्राध्यापक ने। हमने शुरुआत जो किया है उसमें लिखा है कि 23 अध्याय में आईपीसी समाई, हर अपराध का समाधान है लाई। और आईपीसी में वर्णित सजा व धारा जिसकी कुल संख्या 511। मृत्यु दैहिक क्षति की मनसा, क्षति पर्याप्त तो हत्या दंसा। छलवा बेईमानी बहकाए, औरों को संपत्ति दिलाए। पतिया पति का नातेदारा, करे क्रूरता दंड आहारा। सासय लांछन करे प्रकाशा, ख्याति क्षति मानिहान की भाषा। जो विधायी मंत्रालय द्वारा इसकी भाषा लिखी गई है वो काफ़ी क्लिष्ट है और इसको पढ़ने में आम मानस जो कानून का विद्यार्थी नहीं है उसको काफ़ी दिक्कत होती है। यदि इसको कविता फॉर्म में या चौपाई फॉर्म में मैंने सोचा कि बनाया जाए तो इसकी जो समझ है, इसकी जो परख है और जो इसका उद्देश्य है वो सफल होगा। और ये मेरे मन में आया तो मैं इसको विचार में लिया। तो इस काफ़ी कठिन काम था क्योंकि प्रारंभिक दिनों में सबसे पहले तो आपको कानून का जानकार होना चाहिए, कानून की भाषा को जो कठिन भाषा में लिखा गया उसको समझना चाहिए। और एक पाठक के रूप में मैंने अपने आप को रख करके इसकी रचना प्रारंभ किया और यही मेरा उद्देश्य है कि जनमानस तक पहुँचे और हर लोगों की ज़बान पर कानून की जो धाराएं हैं वो आना चाहिए। आपको सामान्य किताबें भी बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको एक उसका जो क्रिस्प है, उसका जो एक संक्षिप्त रूप है, इसको पढ़ने के बाद जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, खास करके जुडिशरी की या एलएलएम में एंट्रेंस उनको लेना है, हायर स्टडी करनी है, और जो एडवोकेट्स होंगे, इवन तो मैं कहता हूँ कि न्यायपालिका के लोग भी यदि इसको पढ़ेंगे तो उसमें उनका इंटरेस्ट जारी होगा। जैसे कि सबके कुछ ना कुछ की नोट्स होते हैं, कुछ की पॉइंट होते हैं कि मतलब कि जैसे कि अगर 497A को पढ़ने के लिए हमें कोई केस पढ़ना पड़ेगा, बेरक की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कई बार कई तरह की रेफरेंस बुक को भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम जैसे ही अब किसी चीज़ का काव्य खंड के रूप में पढ़ेंगे और उसका अपने आप में तो मतलब एक समझ सी आ जाए कि भाई वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, किस चीज़ के बारे में वो कहना चाह रहा है। 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष के इस सफल यात्रा के साथ साथ प्रतिदिन लगभग 7 से 8 घंटे मैं पढ़ता था। किसी दिन तो ये स्थिति आती थी कि 1 या 2 दोहे बड़े मुश्किल से बन पाते थे। मुझे सारी किताबों को 7-8 किताबों को पहले पढ़ना पड़ा, उसको समझना पड़ा और समझने के बाद मैंने सोचा कि इसको एक आयाम दिया जाए और एक रूप दिया जाए। अब यह पुस्तक अपने एक सामान्य रूप में आ गई है और इसको मैंने कॉपीराइट जो रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है नई दिल्ली में, उसके द्वारा मैंने इसको कॉपीराइट का पेटेंट भी करवा लिया है। हमारा आज भी जो ज़्यादातर हमारी जनसंख्या है वो अभी भी ग्रामीण है और हिंदी से बहुत अफेक्टेड है। तो उसके रिगार्डिंग हम कानून पढ़ते हैं, हम भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हमें भी थोड़ी अड़चनें आती हैं। तो सर ने उसकी सुलभता के लिए हमारे लिए हिंदी में उसका अनुवाद किया है, जो कि बहुत ही कठिन है, पर सर ने उसके लिए अपने एफर्ट्स दिए। तो सर हमें क्लास में पढ़ा रहे थे जो भारतीय दंड संहिता की धारा 495 है, उसके रिगार्डिंग सर ने जो चौपाई दी है वो पूर्व विवाह का राज छुपाए और फिर और व्याह रचाए। तो ये बहुत एक इस हिंदी के कोड से जो व्यक्ति गांव में भी है वो भी समझ पाएगा कि मैं कानून का उल्लंघन न करूं।